नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 19 अप्रैल 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लेन पेज की। यहाँ पर एक आर्टिकल तो है कि अभी WHO चीफ, ठीक है, वो अभी इंडिया के विजिट पे हैं और उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन पुट किया है, दैट इज़ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है जामनगर में। ठीक है, तो उसमें देखो WHO का रोल क्या है ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को प्रमोट करने में, वो हम जानेंगे। इसके अलावा दो आर्टिकल्स है, दो को थोड़ा सा हम ब्रीफली देख लेंगे कि एक तो जो मार्केट में क्रैश देखने को मिल रहा है, सेंसेक्स भी डाउन जा रहा है, या फिर जापान का जो निक्केई है वो भी निक्की जो है वो भी डाउन जा रहा है, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज चाइना वो भी डाउन जा रहा है। क्या वजह इसके पीछे जानेंगे। और इधर ये PFIs क्या कौन है और अभी क्यों ये एक पॉलिटिकल राइवलरी का कारण बन रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से PFIs के बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तो 3 आर्टिकल से एक को डिटेल में देखेंगे, 2 की समरी लेंगे। तो फर्स्ट आर्टिकल है WHO एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। देखो अभी ट्यूसडे की बात है, ट्यूसडे का मतलब हो गया आज की ही बात है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रो गेब्रेयेसस, ठीक है, गेब्रेयेसस जो है वो इंडिया के विजिट पे है और दोनों मिलकर के अल्टीमेटली WHO की तरफ से WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये स्टैब्लिश किया जा रहा है जामनगर गुजरात में। ठीक है, तो ये अपने आप में ये ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होती है, तो WHO के हिसाब से ट्रेडिशनल मेडिसिन का मतलब ये हो गया कि जो इंडिजिनस लोग हैं, मतलब जो लोकल लोग जो कि बहुत सालों से एक जगह पर रह रहे हैं, उनको नॉलेज है, उनकी स्किल है, उनकी प्रैक्टिस है, उनकी प्रैक्टिस और कैसे भी करके वो अपनी नॉलेज, स्किल और प्रैक्टिस के बेसिस पे हेल्थ को मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी बीमारी है, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल हो, उसको भी वो ठीक कर पाते हैं। डायग्नोस करना और ट्रीट करना दोनों चीज़ें कर पा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, स्किल एंड प्रैक्टिस। तो उसी को क्या बोल देंगे, ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है जी। अब इसमें आप देखो एक्यूपंक्चर भी आ गया, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी आ गया, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आ गई, हर्बल मिक्सचर भी आ गया, ये सारी चीज़ें कंसिडर होती है उसमें WHO के हिसाब से। इसके अलावा इंडिया में हम बात करें तो योगा, आयुर्वेदा और सिद्धा, ये 3 ऐसी सेगमेंट्स हैं जिनका इंडिया से बहुत बड़ा रिश्ता है। कई हज़ारों सालों से हम यहाँ पर इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, होम्योपैथी की बात करें तो वो भी हमारे यहाँ पर ट्रेडिशंस का ऑलरेडी पार्ट बन चुके हैं। सिद्धा की बात करें तो सिद्धा भी तमिलनाडु और केरला, मतलब साउथ इंडिया में सिद्धा का बहुत ज़्यादा प्रमोशन है। इसी तरीके से सोवा रिगपा, ये भी एक ट्रेडिशनल मेडिसिन मेथड है जो कि लेह लद्दाख वाले एरिया में और हिमालयन रीजन में, जैसे कि सिक्किम, मतलब बुद्धिस्ट जहाँ पर फैले हुए हैं वहाँ पर चलता है। सोवा रिगपा अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, लाहौल स्पीति, ये सारे वो एरियाज है जहाँ पर बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। ठीक है, आयुर्वेद और योगा आपको पता है पूरे देश में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। सिद्धा की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये स्टेटस है भाई हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन का। ट्रेडिशनल मेडिसिन किसको बोलते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन आप जो स्टैब्लिश कर रहे हो GCTM, ये है क्या। तो बेसिकली इसमें मेन जो फोकस है वो आपको समझ में आ गया कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रोमोट करना। ठीक है, क्योंकि जो आज की जो मेडिसिनल सिस्टम है उसमें कुछ कमियां हैं, उन कमियों को करेक्ट करना, और जो ऑलरेडी हमारे पास में हज़ारों सालों का एक्सपीरियंस अवेलेबल है उसको भी हम ज़ाया नहीं खो सकते, उसको भी यूज़ करना है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जामनगर में ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, फोकस क्या होगा, फोकस ये होगा कि ट्रेडिशनल जो मेडिसिन सिस्टम है उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बेनिफिट ऐड करना, जैसे रिसर्च प्रॉपर हो, इनोवेशन लाया जाए उन दवाइयों से, कैसे और बीमारियों को सही कर सकते हैं, या डेटा एनालिसिस करना कि किस जगह पर वो जो मतलब मेडिसिन है वो प्रॉपरली अपना ट्रीटमेंट डिलीवर कर पा रही है, इस तरीके से। ठीक है, अल्टीमेटली ग्लोबल हेल्थ सेगमेंट में ट्रेडिशनल मेडिसिन का कंट्रीब्यूशन उसको राइज करना मेन टारगेट यहाँ पर है। ठीक है, इसके आगे हमारे यहाँ पर आपको पता है आयुष डिपार्टमेंट इस तरीके की एक्टिविटीज़ को, आयुष मिनिस्ट्री है वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करती है। आयुष मिनिस्ट्री का मतलब हो गया आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ठीक है, तो इसमें देखो पॉलिसीज इस तरीके की फॉर्मुलेट होगी जिससे कि हम यहाँ पर
ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट कर सकें। ठीक है, और WHO की ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी 2014 से 2023 की ऑलरेडी चल रही है और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का ही काम यहाँ पे मेनली किया जाएगा। दूसरी चीज़ कि WHO के हिसाब से अगर देखें तो वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसमें 80% पॉपुलेशन तो ऐसी है जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को ही यूज़ करती है। मतलब नॉर्मल जो ट्रीटमेंट लेना होता है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन बेसिस पे ही लिया जाता है। तो 80% आप देख लो कि कितना ज़्यादा रिलायंस अभी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन पे। फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि WHO को क्यों लगा कि भाई इतना ज़्यादा हमें एडवांसमेंट क्यों करना चाहिए, ट्रेडिशनल मेडिसिन को रिवाइवल देना चाहिए, क्यों और ज़्यादा इसको प्रमोट करना है। तो WHO का कहना है कि WHO के 194 मेंबर स्टेट्स हैं, उनमें से 170 स्टेट्स कंट्रीज़ ऐसे हैं जहां पर ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज़ हो रही है। मतलब WHO में 194 देश हैं मेंबर्स, उनमें से 170 कंट्रीज़ में सीधा सीधा यूज़ होता है। इसके पीछे WHO के और भी कई आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो एक तो क्या WHO का ये कहना है कि सॉलिड एविडेंस बेस हमारे पास में अवेलेबल है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि वाकई में हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करेंगे तो कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इसके लिए देखो बहुत सारे चैलेंजेस अभी ऑलरेडी चल रहे हैं, उन चैलेंजेस को टैकल करने में ट्रेडिशनल मेडिसिन हेल्प करेंगी। सबसे पहले कि नेशनल हेल्थ सिस्टम जितने भी है या जो भी स्ट्रेटजीज बनाई हुई है अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने लेवल पे, ठीक है, वहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ में ट्रेडिशनल फैसिलिटीज़ पे जितना रिलायंस होगी उतना ही ज़्यादा ट्रेडिशनल मेडिसिन की रेलेवेंस भी कंटिन्यू बनी रहेगी। क्योंकि ट्रेडिशनल मेडिसिन को अभी बहुत ज़्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है ना, तो उस चैलेंज को हम टैकल कर पाएंगे। दैट मीन्स आज भी हम रेलेवेंस को और ज़्यादा बनाए रखने में सक्सेसफुल होते हैं, तो उसका बेनिफिट फिर बाद में हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको कंटिन्यू करने में भी मिलेगा। सेकंड जो यहाँ पर पॉइंट बनता है WHO का जो स्ट्रेस का कारण वो ये कि आज जितनी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उनमें 40% तो ऐसे हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा एक तरीके से हार्म पहुंचा रहे हैं। जैसे अगर एस्प्रिन की बात करें तो एस्प्रिन किससे बनाई जाती है, विलो ट्री को काट करके फिर उससे निकाली जाती है। इसी तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो बनाई जाती हैं एग्जैक्टली वो भी वाइल्ड याम प्लांट है उसकी जड़ से बनाया जाता है। इसी तरीके से चाइल्ड कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज़ होती है जो मेडिसिन, वो भी किससे बनाई जाती है, रोजी पेरिविंकल। इस तरीके से बोले प्लांट्स से और जो एनिमल्स हैं उनको यूज़ करते हुए फिर बाद में आप मेडिसिन तैयार कर रहे हो करंट फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिसेस में, तो क्यों ना हम इसकी रिलायंस को थोड़ा रिड्यूस करें। आपको पता है ट्रेडिशनल जो मेडिसिन सिस्टम है उनमें मतलब नेचर के साथ में मिलकर के हम हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, ना कि नेचर को हार्म पहुंचा के। तीसरा ये कि ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को जितना हम मॉडर्नाइज करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, जिसमें जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका यूज़ किया जा सकता है ट्रेडिशनल मेडिसिन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, जैसे आप जानते हो कि हम एक जो MRI जब कराई जाती है तो MRI में हम स्टडी क्या करते हैं ओवरऑल कि भाई ब्रेन की क्या रिस्पॉन्स चल रही है, कितना रिलैक्स है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये चीज़ें अगर सारी इंटीग्रेट ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के साथ कर दी जाएँ तो उससे क्या होगा, बीमारी को एक्यूरेटली ट्रीट करना आसान हो पाएगा। तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना भी एक टारगेट है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के साथ में। चौथा जो पॉइंट है दैट इज़ WHO का ये कहना है कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है इसको हम मोबाइल एप्लीकेशन, ऑनलाइन क्लासेस या अदर टेक्नोलॉजीज़ के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो एजुकेशन को इसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्प्रेड करना भी बड़ा आसान हो पाएगा। तो ये चीज़ें हैं मेन आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर WHO के कि क्यों हम ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को प्रमोट करना चाह रहे हैं। फिर सवाल ये आता है कि क्या इंडिया की तरफ से ये पहला ही ऐसा अटैम्प्ट है? नहीं, इसके पहले मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट भी कर रखा है WHO के साथ में, जिसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को ही प्रमोट करने का मेन काम है, जिसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, पंचक्रम इनके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम एजुकेशनल सिस्टम को प्रमोट करना, क्वालिटी और जो कहते हैं ना कि अच्छी क्वालिटी की मेडिकेशन प्रोवाइड की जा सके। साथ में WHO के अंडर में जो ट्रेडिशनल और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन स्ट्रेटजी है उसके साथ में ही ओवरऑल कोलैबोरेशन में ये काम हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट WHO के साथ ऑलरेडी कर रखा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने।
इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लगभग 32 MOU साइन कर रखे हैं अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग एजेंसीज़ के साथ में। उसमें यूएस की एजेंसी भी है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में काम करना चाहती है, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रिया, ताजिकिस्तान, सऊदी अरब, 32 MOUs हैं डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ में। ठीक है, ये नाम आप ज़रूर देख लेना एक बार अच्छे से अभी। इसके आगे हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरीज, दैट मीन्स आप देखते हो कि रिसर्च भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होती है कि कैसे हम बढ़िया क्वालिटी के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट तैयार कर सकें। तो ऐसे में जो CSIR के अंडर में एक लेबोरेटरी है, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। तो फुल फॉर्म होगी इसकी एब्रीवेशन हो गया CSIR IHBT, जो कि पालमपुर में लोकेटेड है। वो उसने भी अपनी तरफ से MOU साइन कर रखे हैं नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ताइवान। इनके कोलैबोरेशन से भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा रहा है, जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स पे भी रिसर्च होती है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स पे भी रिसर्च होती है, हर्बल फॉर्मुलेशंस पे भी आगे काम किए जाते हैं। इसके आगे CSIR ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में भी कोलैबोरेशन कर रखा है, यही काम कि कैसे हम टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट को कोलैबोरेट में ला सकते हैं और ट्रेडिशनल मेडिकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। सवाल अब ये है कि जामनगर में ही क्यों इसको पिक किया गया है। देखो, जामनगर में ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा ऑलरेडी अंडर फंक्शन है, वहीं पर इस GCTM को लोकेट किया जा रहा है। इसमें अगर हम तो ओवरऑल बात यह है कि ऑलरेडी जामनगर में इस तरीके से इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है, वहीं पर GCTM का ऑफिस खोला जा रहा है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट यहाँ पर आप समझ चुके हैं। ठीक है, बाकी तो देखो रिसर्च करवाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हमने ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर ली हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे GCTM के बारे में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि भाई मार्केट क्यों डाउन जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहला कारण होता है वॉर, क्योंकि आपको पता है रशिया यूक्रेन वॉर के चलते बहुत ज़्यादा डिसरप्शन आ रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन में, और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इकोनॉमिक इक्वेशन जो है वो भी बिगड़ी हुई पड़ी है। ठीक है, महंगाई भी आपको पता है कितनी ज़्यादा पीक पे पहुंच चुकी है। अभी फ्रंट पेज पे हम देखेंगे कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन जो कैलकुलेट हुई है मार्च में, वो चल रही है 14.95%, हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। अब आप देख लो इतनी महंगाई हो रही है। इसके अलावा चाइना की वजह से भी, चाइना में क्या हो रहा है, चाइना की जो फाइनेंशियल कैपिटल है दैट इज़ शंघाई, वहाँ पर कोरोना के इतने केसेस आ रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इम्पोज कर रखा है। ठीक है, उसके बावजूद भी हर दिन दो चार जनों की वहाँ पर डेथ हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में चाइना में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुकी हुई हैं, और चाइना की इस फाइनेंशियल ईयर की फाइनेंशियल ईयर वहाँ पर अलग चलता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर का डेटा रिलीज हुआ है जिसमें चाइनीज़ GDP है वो 4.8% से ग्रो कर रही है। इसका मतलब जो चाइना की इकोनॉमी है वो ग्रो थोड़ा सा स्लो कर पाई, इस वजह से भी कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है। इसके आगे इन्फ्लेशन आपको पता ही है, और एक सबसे बड़ा पॉइंट है दैट इज़ USA का जो फेडरल रिजर्व है उसने अपनी तरफ से इंटरेस्ट रेट राइज कर दी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो महंगाई को कंट्रोल करने के चक्कर में फेडरल रिजर्व ने अपनी इंटरेस्ट रेट राइज की। इंटरेस्ट रेट राइज करने का नतीजा ये है कि हमारे यहाँ पर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है, जो हमारे यहाँ पर कंपनियाँ में इन्वेस्ट करते हैं लोग इनडायरेक्टली, वो पैसा निकाल करके वापस US में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो ये है पूरा मुद्दा इसमें। और आप जानते हो जापान में जो इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम है निक्की। इसके अलावा चाइना की बात करो तो शंघाई कॉम्पोजिट, यूरोपियन मार्केट के अलग अलग हैं, हमारे यहाँ पर मेन है सेंसेक्स। और नुकसान भी इन्फोसिस, HDFC जैसी कंपनियों को हो रहा है, ये बताया जा रहा है। तो मेन जो पॉइंट थे बस यही है। आगे चलते हैं। अगला जो आर्टिकल है उसमें देखो सवाल तो ये है कि ये PFIs क्या है, ये PFI क्या है, और क्यों बीजेपी कांग्रेस पे ब्लेम कर रही है कि आपने सही तरीके से PFI के अगेंस्ट में कार्यवाही नहीं की। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो PFI की फुल फॉर्म तो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें 2013 से 2018 तक की जो भी PFI फ्रंट के जो इंडिविजुअल्स थे उनकी एक्टिविटीज़ को लेकर के उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई प्रॉपर नहीं की गई, उसको लेकर के अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है। ठीक है जी, कहाँ पे? कर्नाटका वाले एरिया में, साउथ इंडिया में। तो सबसे पहली चीज़ तो हम यही जानते हैं कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया क्या है। ये देखो 2007 में क्रिएट हुई थी जब 3 ऑर्गेनाइजेशंस का मर्जर हुआ था।
एक ऑर्गेनाइजेशन, 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का मर्जर हुआ था, जिसमें एक तो है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरला, दूसरा है कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी, और तीसरा है द मनीथा नीति पसाराई इन तमिलनाडु। तो एक केरला का इंस्टीट्यूशन हो गया, एक तमिलनाडु का हो गया, एक हो गया कर्नाटका का। इन तीनों एरियाज़ में ऑपरेट होने वाले 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने मर्जर किया और ख़ुद को एक सिंगल एंटिटी बना दिया, PFI। ठीक है जी। और आप देखो ये बेंगलुरु में ऑलरेडी काम कर रहा है, और शुरुआत हुई कब से? एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी 16 फरवरी 2007 को, तब से लेकर अभी तक ये लगातार कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ से। और क्या इनका डोमेन है काम करने का, वो अभी देखेंगे। PFI जो है वो, इसके पहले PFI कब बनी? जब सिमी को बैन कर दिया, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी को जब बैन कर दिया तब ये PFI करके एक नया ग्रुप के तौर पे इमर्ज होकर आया। और टारगेट क्या है इनका, प्रोजेक्ट क्या रहता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो माइनॉरिटीज़, दलित और मार्जिनलाइज कम्युनिटी के जो भी लोग हैं उनके इंटरेस्ट, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई करेंगे। तो ऐसे में इनकी पॉलिसी क्या रहती है कि अगर कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ढंग से काम नहीं करती है माइनॉरिटीज़ के लिए, दलित्स के लिए और मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोगों के लिए, तो फिर ये अपने हिसाब से ऐसी पॉलिसीज़ पे काम करते हैं जो कि फिर बाद में रूलिंग पार्टी के लिए नुकसानदायक होती है। जैसे कि रूलिंग पार्टी वहाँ पर रिसेंट टाइम में कांग्रेस, BJP और JDS रही है कर्नाटका में, ठीक है। इसीलिए क्या कहना होता है यहाँ पर BJP का कि कांग्रेस ने और JDS ने मिलकर के सही कदम नहीं उठाए PFI को कंटेन करने के लिए, जबकि इन्होंने बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की थी जिनके चलते बोला बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वहाँ पे कर्नाटका में। तो ये है PFI, बाकी तो बस पॉलिटिक्स है और ज़्यादा कुछ इतना है नहीं। आगे चलते हैं। फ्रंट पेज पे ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसके बेसिस पे इन्फ्लेशन मैंने 14.95 बताई थी, 14.55% तक पहुँच चुकी है। और इसका असर देखो अब रिटेल पे भी आएगा। भाई सीधी सी बात है, अगर होलसेल की प्राइस बढ़ेगी तो रिटेल की तो डेफिनेटली फिर बढ़ेगी ही, जो कि कंज्यूमर को अल्टीमेटली पे करनी पड़ती है। तो इसके पीछे वही यूक्रेन रशिया वॉर तो चल ही रहा है, बाकी ग्लोबल सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन है वो भी बहुत बड़ा कारण बन रहा है, ठीक है। तो एक बस इतना ही पॉइंट है ज़्यादा इसमें। और अच्छा एक चीज़, हम 2011-12 के बेस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन को, कौन सी को? होलसेल प्राइस इंडेक्स को। होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन को हम कैलकुलेट करते हैं 2011-12 के हिसाब से, ठीक है। तो अभी आप देखो कि 2021-22 का जो पूरा साल गया है ना, इस पूरे साल में होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो ये इन्फ्लेशन का लेवल है ये डबल डिजिट में ही चलता रहा है। जैसे अभी 14% है, पिछले महीने इससे पहले की बात करें फरवरी 2022 में तो 13.11% रहा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 जो कि 31 मार्च को ख़त्म हुआ है, उसमें पूरे साल होलसेल प्राइस इंडेक्स डबल डिजिट में ही चला है, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा यहाँ पर केस स्टडी ये है कि हमारे देश में जो क्रिकेट एसोसिएशंस हैं या क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उसमें इम्पोर्टेंट जो भी पोस्ट है वहाँ पर जो यूनियन मिनिस्ट्री या स्टेट गवर्नमेंट में, या तो यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्हीं के बेटे या कोई रिश्तेदार वहाँ पर पकड़ बना करके बैठा हुआ है। जैसे जय शाह BCCI सेक्रेटरी हैं, ठीक है, और इसके पहले वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के भी से भी एसोसिएटेड रह चुके हैं, और अमित शाह के बेटे हैं ये, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स में यही चल रहा है सिनेरियो। और अभी क्यों आई है ये न्यूज़? अभी क्या है कि यहाँ पर देखो महानारायमन सिंधिया, ठीक है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं सिविल एविएशन मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट में, उनके बेटे हैं जिनको ग्वालियर डिवीज़न क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किया गया है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, वो चल रहा है कंटिन्यू। इसके आगे अभी 21 तारीख को, ठीक है, 21 अप्रैल को तेग बहादुर जयंती है, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जयंती। तो रेड फोर्ट से हमारे प्राइम मिनिस्टर एड्रेस करेंगे पूरे नेशन को। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, ये 400th बर्थ एनिवर्सरी है गुरु तेग बहादुर जी की। तो ये 9वें गुरु थे, 9th गुरु, ठीक है। अब तेग बहादुर जी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज ज़्यादातर न्यूज़ है ना, डिटेल से डिस्कस करने के लिए इतना कोई कंटेंट है नहीं। बस मैं आपको बताऊंगा आज करना क्या क्या है आपको।
तो पहला तो गुरु तेग बहादुर जी के बारे में आपको पढ़ना है। इसके आगे आप देख सकते हो, हाँ ये थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको इधर, कि जाफना वाले एरिया में चाइना और इंडिया दोनों compete कर रहे थे कि एक रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट वहाँ पर इंस्टॉल करना था, ठीक है। और उस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में अल्टीमेटली इंडिया को सक्सेस मिल चुकी है। पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जाफना वाले एरिया में जो इंडियन तामिल्स हैं वो फिशिंग करते करते, और वो भी मैकेनाइज्ड मोटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसी मतलब फिशिंग वेसल होते हैं जहाँ पर कि मैकेनाइज्ड, दैट मीन्स मशीन से फिशिंग की जाती है। और दूसरी तरफ उधर जो श्रीलंकन तामिल्स हैं, जाफना वाले एरिया से जो अपनी फ़िशिंग करने के लिए निकलते हैं, उनके पास में इतने रिसोर्सेज हैं नहीं। इस वजह से बोला इंडियन फिशरमैन है, उनकी वजह से बोला हमारे रिसोर्सेज हैं वो लगातार डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट होगा, ये एरिया है जिसका नाम है डेल्फिट, ठीक है, डेल्फिट है। ये तमिलनाडु का रामेश्वरम है, उससे बता रहे हैं, बोला 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तो ओवरऑल जाफना वाला एरिया कहाँ पर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैप पे हम देखते हैं। ये आपके सामने मैप आप देख सकते हो, ये है जाफना वाला एरिया, ठीक है। और यहीं पर ये आइलैंड लोकेटेड है जहाँ पर ये सोलर प्लांट है वो इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये नॉर्थ वाले एरिया में लोकेटेड है, और ये इधर इंडिया आ गया, आपको पता है रामेश्वरम इसी साइड में लोकेटेड है, ओके। यही है। और ये त्रिनकोमली, यहाँ पर ऑयल फैसिलिटी है वो डेवलप की जा रही है इंडिया के द्वारा। फिर नीचे आ जाओ, ये रहा हम्बनतोता, जहाँ पर चाइना ने पोर्ट डेवलप किया था और 99 साल की लीज पर ले भी लिया। और ये है चाइना की श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं जूम आउट करके और दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लें आप, ठीक है जी। ये आप देख सकते हो पार्क स्ट्रेट है जो कि बे ऑफ बंगाल और गल्फ़ ऑफ मन्नार को ज्वाइन करती है, ठीक है। और ये मन्नार है, गल्फ़ ऑफ मन्नार इसको बोल देते हैं यहाँ। और या फिर ये भी कह सकते हो कि इंडिया श्रीलंका को सेपरेट करने वाली वाटर बॉडी, दैट इज़ पार्क स्ट्रेट, ओके। आगे चलते हैं। इसके आगे ये बताया जा रहा है पंजाब हरियाणा में जो टारगेट है प्रोक्योरमेंट का वीट का, बोलो वो मिस हो जाएगा। कारण क्या है कि एक तो अभी लास्ट में आते आते मार्च में जो गर्मी पड़ी उसकी वजह से यील्ड जो है वो अच्छी नहीं हो पाई। दूसरा ये बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो महंगाई बढ़ रही है, तो उसके चक्कर में जो फार्मर्स हैं वो जल्दी से मंडी में लेके नहीं आ रहे हैं अपने प्रोड्यूस को, और वो सोच रहे हैं कि थोड़ा और महंगाई बढ़ जाए उसके बाद में हम बेचने के लिए निकलेंगे, ठीक है। यही चीज़ बताई जा रही है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी देखो 69 लाख मेट्रिक टन वीट जो है वो करंट सीजन में प्रोक्योर करना है, मेन टारगेट ये है, ठीक है, जिसमें मेन पंजाब और हरियाणा का रोल आता है। इसके अलावा SGX, दैट मीन्स सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, वो अभी स्टार्ट करने वाला है गिफ्ट सिटी जो है गांधीनगर में, वहाँ पर अपने ऑफिस को। पर वहाँ पर ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि बोले ये सिटी जो है गिफ्ट सिटी एक घोस्ट सिटी है। कैसे कि बोले दिन में तो यहाँ पर चहल पहल अच्छी रहती है, पर रात को जैसे वर्किंग आवर्स ख़त्म होते हैं, सब अपने अपने घरों में पहुँच जाते हैं, तो एकदम सुनसान जगह हो जाती है। अगर आपको सिटी की तरह डेवलप ही करना है तो आराम से सुपर मार्केट और ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, चहल पहल होनी चाहिए रात को, इस तरीके की बात बोली जा रही है। तो गिफ्ट सिटी के बारे में आपको ढंग से पढ़ लेना है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है यहाँ पर। इसके आगे देखें, इकोनॉमी पेज पे आज एक भी इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसको हमें देखना हो। इसके आगे वर्ल्ड पेज पे भी कुछ खास है नहीं वैसे आज, क्योंकि इधर भी आप देख सकते हो एक तो कि जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनका ये कहना है कि हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और वही चीज़ है कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट का अट्रैक्शन की डिमांड भी कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड है पाकिस्तान पे। बस यही चीज़ें चल रही है, कुछ काम का है नहीं वैसे, ठीक है। चलिए डिस्कशन यहीं ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।